हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th का पहला टॉपिक पढ़ा था, उसके 2 लेक्चर हुए थे और दोनों लेक्चर को आई होप आप सब देख के आ रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, यानी आज हम क्वेश्चन आंसर वाले टॉपिक पे बात करेंगे। यानी जितने भी हमारे पहले लेसन के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या लघु उत्तरी हो या दीर्घ उत्तरी हो, तो उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के बाद जितने सारे प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को हम अटेम्प्ट करेंगे, उन प्रश्नों को लिखने का तरीका समझेंगे। मैं यहाँ आपको लिखा दूंगा वर्ड टू वर्ड, तो इसका ये मामला ये फिर हो जाएगा कि फिर आप उसे लिख लो और रट लो। लेकिन मेरा मेन मकसद यही रहता है कि मैं आपको क्वेश्चन को लिखना बताऊँ, यानी आप किसी क्वेश्चन को देखो। ऑब्जेक्टिव में तो कुछ लिखने वाली बात है नहीं, आपके बुक में ये क्वेश्चन दिए गए हैं और वहाँ आंसर भी दिए गए हैं। अगर आप भारतीय भवन की आपके पास किताब है तो या SCERT की बुक है तो उसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं और वहाँ से आपको आंसर देख लेना है। लेकिन जो शॉर्ट फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है, जो लॉन्ग फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है, वो तो आपको लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए आपको सारी पहली चीज़ें जितनी हमने पहले 2 क्लास में पढ़ा है, क्लास 10th वाला, उस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। पढ़ के आपको रिवीजन कर नोट्स बनाना होगा, फिर रिवीजन करना होगा और आपको बार बार रिवीजन करते रहना होगा। तभी जाके आप नए प्रश्न को, यानी जो अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें कर पाओगे। तो जो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपके SCERT, भारतीय भवन और NCERT तीनों से मिला के शामिल किए गए हैं जितने भी इसमें प्रश्न हैं। बाकी जो लॉन्ग फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है, हम कोई एक बुक को रेफरेंस देंगे, यानी या तो भारतीय भवन से कर लेंगे या तो SCERT या तो NCERT। तो हम उस बुक से करेंगे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो। तो मेरे हिसाब से भारतीय भवन वाले में ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो हम लोगों ने भारतीय भवन वाले क्वेश्चन को यहाँ पे PPT में डाला है, जो आपके लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो शुरुआत हम पहले से करते हैं। मैंने आपको बोर्ड का जब पेपर भी दिखाया था तो उसमें भी दिखाया था कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं, या इसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इसी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी आप इसे बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस कहने का क्या मतलब हुआ? देखिए, कोई भी प्रश्न होता है तो पहले उसमें एक लाइन का प्रश्न दिया जाता है, यानी ये प्रश्न हो गया, और उसके विकल्प दिए जाते हैं, यानी इन चारों में से कोई सा एक जवाब आपका सही होता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या हो गया कि एक प्रश्न हो गया, उसके 4 विकल्प दे दिए गए, यानी बहुविकल्पीय हो गए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, यानी इसमें 4 विकल्प दे दिए गए, कोई इसमें से एक सही होगा। तो आपको प्रश्न पढ़ना है और वो एक जवाब इसका जो सही होगा वो आपको बताना है। इसी तरीके से आपके बोर्ड के भी पेपर में क्वेश्चंस होते हैं कि वहाँ पे भी ऐसे एक क्वेश्चंस होते हैं और उसके 4 ऑप्शन होते हैं जिनको आपको सही करना होता है। और वहाँ पे आपके 80 प्रश्न होते हैं जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उन 40 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 40 क्वेश्चन पहले के, मतलब शुरू के 40 क्वेश्चन काउंट किए जाते हैं। अगर आपने 50 क्वेश्चन भी कर दिए तो शुरू के 40 क्वेश्चन के ही आपको नंबर दिया जाएगा और करना भी उतना ही है। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न इसमें क्या है। मैंने आपको हर चीज़ पढ़ाई है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आप यहाँ डाउट हो रहा है तो आप वीडियो में जाओ, 2 वीडियो 10th क्लास के, उसको देखो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहीं पे आप कमेंट भी कर दो, या आप जब ये वीडियो देखना, जब ये वीडियो आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, या ये चीज़ें आपने जब आपने बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे थे आप तब आपने नहीं बताया। तो मैं वहाँ पे उस चीज़ को मैं आपको आगे की क्लास में मेंशन कर दूँगा कि हाँ ये चीज़ें हैं जो छूटी हुई थी, या ये चीज़ें जहाँ पे आपको डाउट है तो मैं फिर से बता दूँगा। तो जो हमारा टॉपिक था वो संसाधन का था, यानी संसाधन से ही ये सारे प्रश्न हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आपने संसाधन तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। संसाधन से एक व्यक्ति का आप नाम याद रखना, जिसको मैंने आपको जो बेसिक में आपके नोटबुक की चीज़ें पढ़ा रहा था हेडिंग बाय हेडिंग, तो नहीं बताया था, जिसमें नाम है जिम्मरमैन। क्या नाम है? जिम्मरमैन। ये एक भूगोलवेत्ता है। क्या है? भूगोलवेत्ता, यानी एक जियोलॉजिस्ट हैं। और इनका एक कथन है, बहुत ही फेमस कथन। ये कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं।
यानी संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। तो इस चीज़ से आप परिचित होंगे कि संसाधन को हम अपनी उपयोगिता के अनुसार, यानी किसी वस्तु को उसकी हमारी उपयोगिता के अनुसार संसाधन बनती है, यानी उस संसाधन बनाया जाता है। तो जिमरमैन का नाम याद रखना, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कथन किस व्यक्ति ने कहा था, तो उनका नाम हो जाएगा जिमरमैन। और गांधी जी वाला भी एक कथन आपने पढ़ा था कि हमारे पास मतलब पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। इस कथन को भी याद आप रखना, इससे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो सारे संसाधनों को मैंने आपको पढ़ाया था, मैं यहाँ केवल क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। कोयला क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनकी पुनर्प्राप्ति बहुत समय बाद या नहीं भी होती है या लाखों सालों बाद होती है, वो आपके अनवीकरणीय संसाधन हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा आपने देखा था कि हवा माफ़ कीजिए सूर्य की रोशनी से जो सोलर पैनल के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विद्युत जनरेट होती है, वो सोलर ऊर्जा होती है। तो सोलर ऊर्जा कैसा संसाधन है भाई? सूर्य की मात्रा तो ख़त्म नहीं हो रही है, दिन के समय सूर्य की मात्रा की प्राप्ति होती है और उसका आप जितना ज़्यादा उपयोग कर लो। ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति बाहर उसमें से धूप को इकट्ठा कर रहा है अपने सोलर पैनल से और आप इकट्ठा करोगे तो वो कम हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। उसकी मात्रा असीमित है, मतलब एकदम खुला भंडार है उसका। आप उसमें से जितना यूज कर लें उतना आप यूज कर सकते हैं, बस आपके पास यूज करने के लिए संसाधन होने चाहिए। जैसे पहले संसाधन नहीं थे, अब सौर ऊर्जा आई, सौर ऊर्जा की सोलर प्लेटें आप देखेंगे घरों पे लगती हैं, बिजली जनरेट होती है, घर के सारे संसाधन उससे चलते हैं। तो ये कैसा संसाधन है? ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होता है या इसकी मात्रा कम होती है, यानी उपयोग करने के बाद फिर से इसकी मात्रा उतनी भर जाती है। हर रोज़ सूरज की मात्रा लगभग एक जैसे होती है, यानी आज मान लो आपने सूरज की मात्रा को कुछ यूज की, यानी सौर ऊर्जा का यूज किया, और कल ऐसा तो नहीं है कि कल कुछ उसकी मात्रा कम हो जाती है, नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा ये पुनर्चक्रण, इसका रिसाइकिल चलते रहता है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से जो कौन सा संसाधन है, ये हो गया आपका, हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा, यहाँ पे ऑप्शन एक मिसप्रिंट हो गया था, तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो मैंने आपको बताया कि सौर ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति हर रोज़ होती रहती है, इसकी मात्रा में कमी नहीं होती है। तो यानी ये नवीकरणीय है, यानी इनकी पुनर्प्राप्ति समय के साथ होते रहती है, इनकी मात्रा कम नहीं होती। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। अगला सवाल हम देखते हैं जिसमें है कि तट रेखा से कितनी किलोमीटर का क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र, यानी इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव जोन, EEZ आप आपने सुना होगा, EEZ यानी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। यानी आपका ये प्रश्न कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अब अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र मैंने आपको बताया था कि समुद्र में दूरी आप नॉटिकल मील में मापते हो, यानी एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1853 मीटर होता है, यानी 1.8 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देखो, पहले तो ये देखो कि आर्थिक यानी अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र यानी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन क्या है, यानी तट रेखा से आधार लाइन से, मैंने आपको आधार लाइन भी बताई थी क्या होती है। उसके बाद जो भी इसके विभाजन थे वो भी मैंने बताया था कि कितनी दूरी के डिस्टेंस को क्या क्या बोलते हैं। तो जो ये कह रहा है कि तट रेखा से इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन पूछ रहा है कि कितने दूरी के क्षेत्र को, यानी तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को आप अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और ये समुद्र यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि 1, 2, 3, 4 में 100 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, 150 नॉटिकल मील, 250 नॉटिकल मील। तो इसका जवाब हो जाएगा 200 नॉटिकल मील, यानी तट रेखा से 200 किलोमीटर का क्षेत्र अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध कैसे? देखिए, ऐसे प्रश्न है ना जो ये थोड़े से एप्लीकेशन वाले प्रश्न होते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार रखते हो तो सकता है कि आपके बोर्ड के पेपर में पूछ ले, या ये भी हो सकता है कि कुछ साल पहले ये प्रश्न पूछा भी गया हो। तो ऐसे प्रश्न आप तैयार रखना। ऐसे बहुत कम प्रश्न होते हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना होता है, बाकी सारे तो एकदम सीधे साधे होते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का मतलब क्या है? डाकुओं का मतलब क्या होता है? डाकू क्या करते हैं? लूटपाट का काम करते हैं, अनावश्यक चीज़ों को करने का काम करते हैं, यानी किसी चीज़ को बहुत गलत तरीके से दोहन का यानी यूज का काम करते हैं, लोगों के संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। तो यहाँ पे इस शब्द से यानी डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंध यही एक शब्द को मैच कर रहा है
कि संसाधनों के अनियोजित नियोजित विदोहन, विदोहन का मतलब हो जाता है गलत तरीके से यूज करना यानी दोहन करना। तो देखिए संसाधन को अनियोजित, अनियोजित मतलब अनप्लान्ड, यानी जितना मर्जी उतना ले लो, आगे की पीढ़ियों के बारे में मत सोचो, यानी सतत पोषणीय विकास पे ध्यान नहीं देते हैं, यानी जिसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते थे। यानी भी किसी भी पदार्थ का या किसी भी वस्तु का अगर आप सतत पोषणीय विकास नहीं कर रहे हैं तो आप भी डाकुओं की अर्थव्यवस्था में शामिल है। यानी सतत पोषणीय विकास जिसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, तो यानी डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। इसमें जितने ऑप्शन है ये एक ऑप्शन सूटेबल है इसके लिए, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत निहित है। अब बताइए कि बेस लाइन से कितने किलोमीटर के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत रखा जाता था। ये भी मैंने आपको बताया था कि 12 नॉटिकल मील, यानी बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र था वो आपका उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा का संसाधन कहलाते थे। तो 12 नॉटिकल मील, यहाँ पे देखिए किलोमीटर में दिया है, तो 12 नॉटिकल मील और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1853 मीटर, या इसी को किलोमीटर में लिख दें आप 1.8 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल मील को किलोमीटर में आप चेंज करोगे, यानी नॉटिकल मील से किलोमीटर में आओगे तो लगभग 19.2 किलोमीटर इसका आंसर आता है। यानी समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने मीटर का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा कहलाता है। तो राष्ट्रीय संपदा में निहित है, यानी राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत आता है, वो आपका 19.2 किलोमीटर का क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संसार का सबसे कीमती संसाधन। अब देखिए ये जो 4 ऑप्शन दिए गए ना, इसका कोई जवाब कोई आपको ऐसे बता दे या लिखा दे, उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप खुद समझो कि इसमें कौन सी सबसे महंगी चीज़ें हो सकती हैं। आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है। तो कीमती संसाधन में देखिए पशु कितने कीमती हैं। आप गाय भैंसों का दाम देख लीजिए, आप जंगल की देख लीजिए, पेड़ पौधे कितने सस्ते मिलते हैं, कहीं भी आप लगाओ लग जाते हैं। नदियाँ यानी पानी तो ऐसे 70% पृथ्वी पर पानी है, तो क्या इसकी कीमत वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे इसकी उपलब्धता नहीं है। लेकिन इन सभी में देखा जाए तो सबसे कीमती संसाधन खनिज है। खनिज में क्या है आपके, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, आयरन है, स्टील है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो देखिए खनिज सबसे महंगे हैं क्योंकि गोल्ड सबसे महंगा एक खनिज है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न में आपका खनिज सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है कि प्रकृति में मिलने वाली वो चीज़ वो वस्तु जिसको बिना मॉडिफाई किए यानी बिना किसी तरीके का बदलाव किए आप उसके मूल रूप को ही यूज करते हो। जैसे जल है ना, हवा, जैसे विंड एनर्जी आप चलाते हो तो हवा, जल या कोई भी ऐसा खनिज जो हमारे पृथ्वी में मौजूद है और उसको बिना मानवकृत यानी बिना किसी बदलाव के आप उस संसाधन का यूज करते हो तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो देखिए वन क्या है, जंगल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। नदियाँ क्या है, प्राकृतिक रूप से निर्मित है। देखिए खनिज क्या है, ये भी प्रकृति में मौजूद है, हमने तो बनाया नहीं है भाई। ये खनिज में लाखों साल भौतिक रासायनिक क्रिया द्वारा ये निर्मित होते हैं। अब देखिए नगर यानी शहर किसने बनाया, मानवों ने। तो क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन होगा, नहीं होगा, यानी मानवकृत संसाधन हो गया, यानी ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा नगर। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। अब देखिए जिसका भंडार सीमित था उसे आप अनवीकरणीय संसाधन कह रहे हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन तो हो गया, लेकिन ये पूछ रहा है कि प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, यानी कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार सीमित है। बताइए पानी का भंडार सीमित है, नहीं, क्योंकि पानी की रिसाइकिल होते हैं, बारिश होती है फिर से पानी की मात्रा की प्राप्ति होती है। ग्लेशियर यानी बर्फ़ पिघलता है, उससे पानी की मात्रा की प्राप्ति होती है। जो हमारी नदियां हैं, 12मासी नदियां, जैसे गंगा, यमुना और गोदावरी, कुछ ऐसी नदियां हैं जो हर साल उसमें पानी मौजूद होता है। रीजन कि ठंड में बर्फ़ जमता है और बर्फ़ का ग्लेशियर इतना ज़्यादा है वो कि वो धीरे धीरे पिघलता है और उन्हीं पिघले हुए जल को नदियों में शामिल होता है और उस नदियों में 12मासी पानी बना रहता है। एक तो होता है कि
सीजनल नदियाँ होती हैं कि बारिश आया उसमें पानी हुआ फिर वो फ्लो बढ़ गया उनका। लेकिन एक होता है कि 12 माह से, आप गंगा नदी को देखोगे, यमुना नदी को देखोगे, हमेशा पानी मौजूद होता है। तो उसमें ये होता है कि वो ग्लेशियर से निकलती हैं, यानी उसमें पानी हमेशा मौजूद होता है बर्फ़ के पिघलने के कारण। हवा देखिए, हवा तो वायुमंडल में हमेशा है, हवा नहीं होगा तो फिर जीवन नहीं होगा। सौर ऊर्जा, क्या सौर ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन है तो प्राकृतिक संसाधन, लेकिन उसको प्रकृति में उसको यूज करने के लिए मानव जनित संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो मानव जनित संसाधन यानी सौर ऊर्जा प्राकृतिक। और देखिए सौर ऊर्जा का भंडार भी सीमित नहीं है, असीमित है, यानी इसका भंडार बहुत ज़्यादा है। आप इसको कम नहीं कर सकते हो, ना ही ख़त्म कर सकते हो। लेकिन खनिज तेल, पृथ्वी में मौजूद जो हमारे पेट्रोलियम, गैस, कोयला, ये सब सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का भंडार सीमित है। और भंडार इसलिए सीमित है कि इनको बनने में बहुत लाखों सालों का समय लगता है। और अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो इनको भरने में बहुत समय लगता है और बीच में एक गैप हो जाता है, जिसकी वजह से उन पीढ़ियों को, जो उस गैप में जो पीढ़ियाँ होती हैं, यानी जो जनरेशन होता है, उन्हें दिक्कत आती हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, खनिज तेल। खनिज तेल ये एक ऐसा संसाधन है जिसकी मात्रा सीमित है। तो आपका जवाब हो जाएगा क। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। देखिए मछली कहाँ रहती है, पानी में। तो पानी में क्या ऐसी चीज़ें हैं, देखो एक तो है कि बिना पानी के मछलियाँ मर जाएंगी, दूसरा रीजन है कि पानी में रहते हुए भी मछलियों को नुकसान हो रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा, मतलब मछलियों के अस्तित्व को, यानी मछलियों के अस्तित्व को मतलब उपस्थिति, उनके जीवन को खतरे में डाल सकता है, यानी उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो क्या है, वर्षा जल। वर्षा जल से मछलियों के लिए हानिकारक होगा? नहीं होगा, क्योंकि वर्षा जल एक डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्योर वाटर होता है और वो फिल्टर वाटर होता है। आप देखेंगे कि इसी की वर्षा के जल के कारण ही पृथ्वी को जल की प्राप्ति होती है, और ये चक्र जो बारिश का और जल की प्राप्ति का चलते रहता है। दूसरा चीज़ है सागर जल। सागर में मछलियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ समुद्रों में होती हैं। मानव निर्मित बांध, देखिए मानव निर्मित बांध से क्या फ़र्क पड़ता है मछलियों पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूषित जल, पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड जो वाटर होता है, ये मछलियों के जीने के लिए हानिकारक होता है। पोल्यूटेड वाटर मछलियों के लिए हानिकारक होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, दूषित जल। दूषित जल मछलियों के अस्तित्व के लिए हानिकारक होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा ग। नेक्स्ट देखते हैं सवाल हम कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन। ज्वारीय ऊर्जा आपको मैंने बताया था थोड़ा बहुत। तो ज्वारीय ऊर्जा देखिए क्या होता है, आप समुद्रों के किनारे जाएंगे ना, जहाँ पे समुद्र की लहरें आती हैं, लहरें आप देखेंगे जिगजैग मोशन में होती हैं, ऊपर नीचे ऐसे होती है ना। या आप पानी में, कोई इकट्ठा पानी है, उसमें कोई पत्थर या कोई भारी वस्तु फेंको, तो पानी में भी ऐसे ऐसे लहरें चारों तरफ चलने लगती हैं। ऐसे ऐसे लहरें चारों तरफ आप चलती हैं, गोल गोल आप देखे होंगे, पानी ऊपर नीचे जाता है। तो जो पानी का ये ऊपर नीचे जिगजैग मोशन होता है, यानी पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, इसी को ज्वार बोला जाता है, यानी टाइडल एनर्जी, टाइड कहते हैं इसको। तो जो टाइड है ऊपर नीचे जाता है, तो यहाँ पे समुद्र के किनारे कुछ यंत्र लगा दिए जाते हैं, जिनको पानी ऊपर और नीचे करते रहता है। और ऊपर नीचे करने से इनमें एक मोशन होता है, गति होती है, और गति से यहाँ पे लगे यंत्र घूमने लगते हैं, और इनके घूमने से जो बिजली उत्पन्न होती है उसे अब ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये बताइए कि जो ज्वारीय ऊर्जा है, क्या इसकी मात्रा सीमित है? नहीं, समुद्र बहुत बड़ा है, यानी भारत की तटरेखा आप देखेंगे कि बहुत लंबी तटरेखा है, और इन सभी तटरेखा पर ज्वार आते हैं, यानी पानी का जो वेव आता है, जो तरंगे आती हैं, इससे एनर्जी उत्पन्न की जा सकती है। इसकी भी मात्रा सीमित नहीं है, असीमित है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि किस प्रकार का संसाधन है। तो भाई जो इसकी मात्रा, देखिए जैव संसाधन तो होगा नहीं, अजैव संसाधन तो होगा नहीं, मानवकृत संसाधन, ये और इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो पहले तो ये है कि ये मानवकृत संसाधन नहीं होगा, क्योंकि पहले तो ये है कि प्राकृतिक संसाधन में ये शामिल होता है, और दूसरी चीज़ ये नवीकरणीय संसाधन होगा। इसका जवाब हो जाएगा नवीकरणीय, क्योंकि इसकी मात्रा ख़त्म नहीं होती है, इसकी मात्रा रिसाइकल होते रहती है। इसका जवाब हो जाएगा क। नेक्स्ट देखते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। पूछ रहा है कि लोहा जो है, लौह अयस्क, ये किस प्रकार के संसाधन है। तो लोहा किस प्रकार का संसाधन है? आपको लोहा कहाँ, नवीकरणीय है, जैव है, मानवकृत है, या अनवीकरणीय है। तो देखिए लोहा खनिज है, खनिज की मात्रा सीमित है, यानी इसकी प्राप्ति होने में लाखों सालों का समय लग जाता है, और ऐसे ही पदार्थ को
आप अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में शामिल करते हो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, तो इसका आपका जवाब हो जाएगा अनवीकरणीय, यानी लौह अयस्क एक अनवीकरणीय संसाधन है। अगला देखते हैं कि सागर तट से कितने किलोमीटर के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपदा होते हैं। ये प्रश्न मैं पहले करा दिया हूँ, फिर यहाँ बता देता हूँ कि 19.2 किलोमीटर यानी 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत रखा जाता है, और 12 नॉटिकल मील को आप किलोमीटर में जब चेंज करते हो तो 19.2 किलोमीटर आता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न जो आपके भारतीय भवन की किताबों में ये दी गई, SCERT और NCERT में ये नहीं है, तो मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया है ताकि आपका एक रिवीजन हो सके। इस प्रश्न में आप देखेंगे कि ना ही आपको ऑप्शन मिलता है और ना ही अलग से कोई आपको वर्ड दिया गया है, यानी कोई ऑप्शन नहीं है, एक लाइन है, उसको पढ़ना है और उसकी लाइन की आवश्यकता के अनुसार आपको वहाँ पे शब्द भरना है। ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति कोई दूसरा शब्द भर दे, आप कोई दूसरा शब्द भर दें, लेकिन इस लाइन को पूरा करने में अगर वो दोनों शब्द सूटेबल हैं तो दोनों वो जवाब सही हो सकते हैं। तो देखिए, आपका प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं, यानी प्राकृतिक में जो वस्तुएं मौजूद हैं, प्रकृति ने जो वस्तुएं दी हैं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक हैं, क्या क्या कहलाती हैं, यानी हमारे आर्थिक विकास में क्या क्या चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, वो वही चीज़ें पूछ रहा है कि हमारे आर्थिक विकास में सहायक वस्तुओं को आप क्या कहते हैं। अब एक बात बताइए, इसमें स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहा हूँ या इस पेन का यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है? संसाधन है ना। तो चाहे मैं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में, आर्थिक विकास में करूँ, शारीरिक विकास में करूँ, या किसी भी तरह के संसाधन का मैं यूज करूँ, तो वो आपका क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। यानी प्राकृतिक वस्तुएं जिनका हम अपने विकास में जिनका जो आर्थिक विकास में सहायक हैं, क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा संसाधन। अगला देखिए, कह रहा है कि तभी संसाधन बन पाता है जब उनका उपयोग, यानी कह रहा है कि कोई वस्तु तभी संसाधन बन पाता है जब उनका उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्योद्यम या यातायात के लिए किया जाता है। तो अब आप ये बताइए कि जो यहाँ पे डैश दिया है वहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड भरें ताकि ये सारी चीज़ें उससे हो जाए, यानी उनका उपयोग हम सिंचाई के लिए भी कर लें, विद्युत उत्पादन के लिए भी कर लें, मत्स्योद्यम के लिए भी कर लें, यानी मछली पालन, यानी मछली का उद्योग जो होता है, या यातायात के लिए भी कर लें, यानी आने जाने के लिए भी कर लें। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें किस चीज़ से हो सकती हैं? कोई देखिए, सिंचाई होगी तो यानी जल का कोई साधन होगा। आप जानते हैं कि जल से भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जल विद्युत उत्पादन का काम होता है वहाँ से। दूसरी बात, मछली पालन कहाँ होगा? पानी वाले क्षेत्र में, यानी जल वाले क्षेत्र में। जल वाले क्षेत्र से यातायात भी होता है, बोट, नावें, ऐसे शिप चलती रहती हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या तो समुद्र लिख सकते हैं या नदी। नदी इसलिए सही होगा कि नदी से आप सिंचाई भी कर सकते हैं, छोटी नदी होती है, वहाँ से जोड़ के सब वहाँ से नाले निकाले गए हैं, कैनाल निकाले गए हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नदी या नदियाँ। नदी तभी संसाधन बन पाती है जब उनका उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्योद्यम या यातायात के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कृषि कार्य के लिए मानव जिस संसाधन का उपयोग करता है वो क्या कहलाती है? अब बताइए, कृषि संसाधन में कृषि के लिए आप सबसे बेसिक चीज़ें कौन सा यूज करते हो? भाई भूमि होगी, ज़मीन होगा, तभी तो आप उस पर खेती करोगे। तो ये बताइए कि कृषि कार्य के लिए मानव जिस संसाधन का उपयोग करता है वो कौन सा है? यानी कृषि कार्य के लिए सबसे बेसिक नीड क्या है? ज़मीन, भूमि। तो यहाँ पे हो जाएगा भूमि, क्योंकि कृषि के लिए और भी अन्य संसाधन है, ट्रैक्टर है, सिंचाई के साधन हैं, तमाम ऐसे संसाधन हैं, लेकिन जो बेसिक संसाधन कौन सा है? भूमि। तो भूमि कृषि के लिए मानव जिस संसाधन का उपयोग करता है वह भूमि है। अब देखिए, पशुओं की भूमि पर ही मिलते हैं, अतः चारण भूमि के संरक्षण की आवश्यकता। देखिए, इस प्रश्न में ही आपका जवाब भी दिया हुआ है। कह रहा है कि पशुओं के लिए भूमि पर मिलते हैं डैश, भूमि पर डैश मिलता है, अतः चारण भूमि के, यानी जो मिलता है उसका ही संरक्षण की आवश्यकता है।
तो यहाँ पे बता दिया है कि जो मिलता है वो है चारण भूमि, और चारण भूमि की ही संरक्षण की आवश्यकता है। तो यहाँ पे चारण भूमि आप लिख दे, या चारागाह लिख दे, या घास का मैदान लिख दे, ये तीनों वर्ड सही हो जाएगा। तो पशुओं के लिए भूमि पर ही मिलते हैं, अतः चारण भूमि के संरक्षण की आवश्यकता है। यानी यहाँ पे भूमि पे पशुओं के लिए क्या मिलते हैं? घास के मैदान, या चारागाह भी आप लिख सकते हैं। क्या? चारागाह या चारण भूमि, चारागाह या चारण भूमि, यानी पशुओं के लिए ये सारी चीज़ें मिलती हैं और उनके संरक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको एक कॉलम दिया हुआ है, यानी कह रहा है कॉलम अ और कॉलम ब का सही मिलान करें। यानी जो कॉलम अ साइड में जो वाक्य दिए गए हैं, जो सेंटेंस दिए गए हैं, जो वर्ड दिए गए हैं, उसको कॉलम बी के तरफ दिए वाले सब लाइन से या जो आपको वर्ड दिए गए हैं उनसे मैच कराना है। यानी इधर की कौन सी बात इधर की एक लाइन से, इधर के एक वर्ड से मैच कर रही है। तो क्या बताएंगे आप देखिए, पहले तो आपसे कह रहा है कि मानव, पहले आप देखिए इस तरीके के सवाल में सबसे पहले आप सारे तरफ के कॉलम को पढ़िए। इधर के कॉलम में क्या है? मानवकृत संसाधन। दूसरा क्या कह रहा है? प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन। तीसरा कह रहा है नवीकरणीय संसाधन, और चौथा कह रहा है अनवीकरणीय संसाधन। अब इसमें इस लाइन में जो सबसे आसान सी बात आपको लगे उस एक पॉइंट को आप पकड़ लो कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से ही सॉल्व करते आओ। और इधर की भी लाइन में आप देख लो, पढ़ लो क्या है? पशु, पेट्रोलियम यानी पशुधन, पेट्रोलियम, बांध और वर्षा जल। तो अब आपको देखना है कि आप जो इधर वर्ड जो आपको सरल लगे, अब मान लीजिए अनवीकरणीय मैंने आपको बताया, या नवीकरणीय या प्राकृतिक। तो अब मान लो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन कौन सा है। अब आप इसमें देखोगे भाई नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, तो कोई एक लाइन आप पकड़ो और उससे सॉल्व करते जाओ। यानी नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं? जिनकी मात्रा ख़त्म नहीं होती या बहुत जल्दी पुनर्भरण हो जाता है, यानी बहुत जल्दी उतनी मात्रा की प्राप्ति हो जाती है। तो नवीकरणीय संसाधन कौन से होंगे? इसमें देखिए पशुधन क्या नवीकरणीय है? पेट्रोलियम नवीकरणीय है? बांध नवीकरणीय नहीं? वर्षा जल। तो देखिए वर्षा जल क्या है? नवीकरणीय जल है, नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि जिस जल की आप मात्रा को खर्च करते हैं उस जल की मात्रा पुनः वर्षा जल के माध्यम से पूरी हो जाती है। तो ये क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन हो गया। अगला देखिए, अगला आप इसमें से कोई सा भी अनवीकरणीय संसाधन। तो ये बताइए जो पेट्रोलियम है इसकी मात्रा तो सीमित है, एक समय आने के बाद ये ख़त्म हो जाएगी और इसके बनने में हज़ारों लाखों समय लगेंगे, तब तक हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी हमारे बाद आने वाली जो पीढ़ी होगी वो इसका उपयोग नहीं कर पाएगी अगर इसके उपयोग का एक सही नियोजित यानी सही प्लानिंग न की जाए। तो अनवीकरणीय संसाधन कौन सा होगा? पेट्रोलियम। अब अगला देखिए, अगला कौन सा है? मान लीजिए प्राकृतिक संसाधन या मानवकृत संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा हो जाएगा? पशु, मैंने बताया था कि मानव, जीव, वनस्पति, ये जितनी भी जीव, वनस्पति और मानव, ये जितने भी जीव और वनस्पति हैं ये सब प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में, अब प्राकृतिक संसाधन में आप देखिए कि प्राकृतिक जो पशु है ये आपका प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन हो जाएगा, और अगला जो बच रहा है वो आप मैच करा देंगे जो बच रहा है उससे। यानी आप देख रहे हैं मानवकृत संसाधन बच रहा है, तो मानवकृत संसाधन का संबंध है बांध से, करवा देंगे कि बांध मानवकृत संसाधन है। ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप इसको ऐसे ही करना, दोनों तरफ की चीज़ों को पढ़ना और देखना कि इधर की कौन सी बात से इधर के कोई बात रिलेट हो रही हो। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब अगला सवाल जो आपका है ना, ये है कारण बताओ। यानी जो बात आपको पता है उसी का एक मतलब जो बात आपको पता है उसका रीजन दे देना है कि अगर ये घटना हुई तो कैसे हुई, बस इतनी सी बात है। देखिए ये कारण बताओ टाइप के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर यही प्रश्न आपसे लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी या अति लघु उत्तरी में पूछ लिया जाए तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। स्पेशली कारण बताओ हेडिंग से प्रश्न नहीं आते हैं आपके पास, लेकिन ये प्रश्न ऐसे भारतीय भवन में दिए गए हैं तो इन प्रश्नों को मैंने ले लिया था
ताकि अगर इन ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्न को करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो हमें चीज़ें याद रहेंगी। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो वहाँ पे ऐसे प्रश्न मिलते हैं, तो आप पहले से अगर प्रश्न को तैयार करके गए हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वर्ड मिल जाएगा जिससे आप उस प्रश्न को अच्छे से लिख पाओ, और फिर आपको अच्छे से लिखोगे तो अच्छे से नंबर भी मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को करने के उद्देश्य से मैंने ये प्रश्न आपके सामने लिया था। तो देखिए, प्रश्न आपका कह रहा है कि कोयला और लोहा दोनों खदान से प्राप्त होते हैं, इतना तो हमें पता ही है, परंतु लोहे को अजैव संसाधन और कोयले को जैव संसाधन कहते हैं। कोयले को जैव संसाधन कहा जाता है, ये बात भी पता है। यानी जो बात आपको पता है वही प्रश्न पूछ लिया कि कोयला और लोहा दोनों तो खदान से प्राप्त होते हैं, परंतु लोहे को अजैव और कोयले को जैव संसाधन कहा जाता है, क्यों? यानी ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जब आप इस प्रश्न को लिखेंगे तो आपको बस यही बताना होगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो अब बताइए, दोनों तो खादान से मिलते हैं, लेकिन लोहे को अजैव और कोयले को जैव संसाधन कहते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे लोहा को अजैव संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होता है। देखिए, लोहा निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होता है। लोहा निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होता है। लोहा निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होता है, और कोयला सजीव या जीवाश्म यानी जीवों के अवशेष से, यानी सजीव वस्तुओं या जीवाश्म से निर्मित होता है। इसीलिए कोयला और लोहा दोनों खदान से प्राप्त होते हैं, परंतु लोहे को अजैव संसाधन और कोयले को जैव संसाधन कहते हैं। लेकिन लोहा निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होता है, इसमें जीवित पदार्थ की भूमिका नहीं होती है, और कोयला सजीव यानी जीवाश्म से निर्मित होता है। इसलिए बस क्वेश्चन पूरा हो गया। तो देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को लिखना तो अपनी तरफ से भी वर्ड इसमें से लिख सकते हो। मेरा काम है केवल आपको उत्तर बताना और क्वेश्चन। देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए, बल्कि सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है। तो बस आपको यही बता देना है कि जैव संसाधन में कौन सी बातें मैंने आपको बताई और अजैव संसाधन में मैंने आपको कौन सी बातें बताई, वही बातें आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप रिवीजन करो, अच्छे से रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को देखो, और जहाँ पे आपको डाउट लगे ना, आप कमेंट में लिखो कि यहाँ पे ये डाउट है या ये चीज़ें नहीं समझ में आई, तो फिर से आगे वाले लेक्चर में वीडियो में आप पे काम किया जाएगा, उस पे काम किया जाएगा, और वो चीज़ें आपको सही बताई जाएंगी, फिर से समझाया जाएगा। अगला देखिए, कौन सा? वर्तमान काल में सतत पोषणीय विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्यों? अब देखिए, सतत पोषणीय विकास मैंने आपको बताया था क्या होता है, लिखाया भी था, हर चीज़ समझाया था। सतत पोषणीय विकास क्या हो गया कि मान लीजिए आज की हम अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यानी अगर आप इसको सही तरीके से समझे तो आप ये समझिए कि भविष्य की पीढ़ी यानी भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, यही सतत पोषणीय विकास है। किताब में तो आपको किताबी भाषा देता है, लेकिन साधारण शब्दों में यही समझिए कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। यानी अगर हमारे पास कोई संसाधन है तो ऐसा नहीं है कि हम खुद यूज कर लें, ख़त्म कर दें उसे, ऐसा नहीं करना है। हमारे बाद जो जनरेशन आएंगी उसे भी उस संसाधन को उपयोग करने के लिए बचाना है, संरक्षित रखना है, और अपनी जितनी आवश्यकता हो उतना ही यूज करना हो। जैसे गांधी जी ने कहा था ना कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, तो आवश्यकता के अनुसार ही हमें काम करना है, किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना है। यानी जितनी आवश्यकता हो उतना काम में लाइए, और बची चीज़ों को संरक्षित रखिए ताकि आने वाली पीढ़ी आपको उनको प्राप्त हो सके, वो यूज कर सके।
तो इसका जवाब देखिए, आप वही लिखना जो मैंने आपको सतत पोषणीय विकास में पढ़ाया था। उसके बाद आप वर्तमान काल में सतत पोषणीय विकास को अधिक बल दिया जा रहा है, क्यों? तो वही बता देना कि सतत पोषणीय विकास का मतलब यही होता है, जो बातें मैंने आपको लिखाई थी। उसके बाद आप बताना कि सतत पोषणीय विकास आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, इसीलिए इस पर अधिक बल दिया जा रहा है। तो ये प्रश्न आप वहाँ से पूरा करना जो मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि खनिजों को अपूर्य संसाधन कहा जाता है पर वनों को अपूर्य संसाधन। अपूर्य संसाधन का मतलब क्या हो गया? अनवीकरणीय, अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी खनिजों को अपूर्य संसाधन क्यों कहा जाता है? तो यहाँ आप जवाब लिख देंगे कि खनिज की मात्रा, जवाब लिखेंगे कि खनिज की मात्रा सीमित है, खनिज की मात्रा सीमित है और इनको बनने में हजारों लाखों सालों का समय लगता है, हजारों लाखों सालों का समय लगता है, जबकि अगला क्या पूछ रहा है कि वनों को नहीं, यानी वनों को अपूर्य संसाधन नहीं कहा जाता है, यानी खनिजों को अपूर्य संसाधन कहा जाता है क्योंकि खनिज की मात्रा सीमित है और इनको बनने में हजारों लाखों सालों का समय लगता है, जबकि वन नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है और इनकी पुनः प्राप्ति संसाधन है और इनकी पुनः प्राप्ति जल्दी हो जाती है, जल्दी हो जाती है, इसलिए इनको अपूर्य संसाधन नहीं कहा जा सकता है। तो आपका ये जो प्रश्न है खनिजों को अपूर्य संसाधन कहा जाता है और वनों को नहीं, तो इसका जवाब वही हो जाएगा कि अपूर्य में आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज को पढ़ेंगे और वनों के लिए आप खनिजों के लिए आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को पढ़ेंगे और वनों के लिए आप रिन्यूएबल रिसोर्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपका ये जवाब मिल जाएगा। तो आप प्रश्न को करने के लिए खुद देखो, और जो प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप बताओ कि ये प्रश्न है। प्रश्न आप लिख दो, हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखना हो आप लिख दो, उसका जवाब आपको स्पष्ट करा दिया जाएगा, चीज़ें आपको फिर से बेसिक समझा दी जाएगी। तो प्रश्नों को आप लिखने की कोशिश करो, गलत सही लिखो। देखो शुरू में प्रश्न आपके गलत होंगे, आप लिखोगे बहुत गलत होंगे, आपको वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आप रिवीजन जो मैंने आपको पढ़ाया, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप उसको रिवीजन करो और उसी में आपके सारे प्रश्नों के जवाब हैं। तो जो भी प्रश्न है आप उस प्रश्न के बेसिक वाले लेक्चर में जाना या नोट्स जो आपने बनाया होगा उसमें देखो और उसमें देखो कि कौन से लाइन में हेडिंग में मैंने क्या लिखाया है, वहाँ से आपके प्रश्न के ये जवाब मिल जाएंगे। और जो नहीं मिलेंगे उसके लिए तो मैं हूँ, आप मुझे बताओ, मैं करवाऊँगा। अब देखिए लघु उत्तरी प्रश्न आपके होते हैं और इसके बाद आपके दीर्घ उत्तरी, ये अति लघु उत्तरी हैं, 2 प्रश्न होंगे, इसमें 2-3 प्रश्न होंगे और उसके बाद आपके दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न होंगे। तो अभी आपने जितने प्रश्न मैंने आपको करवाया इतना आप तैयार करिए, इनका रिवीजन करिए और नेक्स्ट जब हम मिलेंगे उसमें 10th क्लास की जो बाकी क्वेश्चंस हमारे बच रहे हैं, अति लघु उत्तरी यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, और जो उसमें लॉन्ग जो आपके लघु उत्तरी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और जो दीर्घ उत्तरी यानी लॉन्ग वाले क्वेश्चन जो बच रहे हैं उन्हें हम करेंगे। तो इतने आप तैयार करें, आगे हम मिलते हैं। थैंक यू।